हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परावर्तन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर 10 पढ़ा था, शुरू किया था। चलिए जहां हमने छोड़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमने पिछले टॉपिक में छोड़ा था आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। चलिए, किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति, प्रकृति, आकार के निर्धारण के लिए बिंब से आने वाली प्रकाश की दो किरणों को लेकर उन पर विचार आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बिना हम इसको नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बिंब से दर्पण की ओर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण तथा दर्पण से वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली एक किरण का विचार किया जा सकता है। इन दोनों किरणों का दर्पण से परावर्तन के बाद मिलने वाले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, ऐसी कंडीशन जब क्या हो, बिंब या ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये देखते हैं। जब जो है बिंब अनंत पर हो तो आती हुई किरणें जो है किसी मुख्य अक्ष से समांतर होंगी, पहली बात, जैसे समांतर है, ठीक है। अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अभिसरित होंगी मुख्य फोकस पर, ये वापस मुख्य फोकस पे यहीं पे अभिसरित हो रही है। तो इस प्रकार जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि बिंब से आती हुई किरण जो है अवतल दर्पण के परावर्तित होकर फोकस पर ही अभिसरित हो रही है, अतः प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, प्रतिबिंब यहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, लगभग बिंदु के आकार का होगा, क्योंकि वह प्रतिबिंब जो है फोकस पॉइंट पे ही बनता है। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा जो है प्रतिबिंब बनते हैं वह वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं, ठीक है, और फोकस पे ही बनते हैं। ये बातें आपने याद रखनी बच्चों। ये अवतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, फोकस पे बनते हैं। वो अत्यधिक छोटे होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं, वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। उसके बाद एक कंडीशन थी जब जो है बिंब कहाँ पे, अनंत पे है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब बिंब वक्रता रेखा के केंद्र से परे हो, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, वक्रता रेखा के केंद्र से परे होगा तो कैसे बनेगा, देखिए। बिंब की स्थिति जब अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से परे हो तो बिंब से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता के केंद्र में बनता है, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी किरण इधर को जा रही है, यहाँ से फिर आपकी इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है, तो वहाँ पे हमारा मुख्य फोकस से अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे बनेगा इसका बिंब, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में आपका देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस तथा वक्रता के केंद्र के नीचे या बीच में, यानी F तथा C के बीच में बनेगी इसकी क्या दूरी, इमेज। ये F हो गया आपका, ये आपका C हुआ, इसकी इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, बीच में। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, साइज क्या होगा, बिंब जो है जो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तो इस कंडीशन में भी आप देख लिया। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब बिंब जो है ऑब्जेक्ट जो है वक्रता के केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उपस्थित होने की स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनता है, आपको लेंस पे देखिए। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पे होगी, यानी आपकी यहीं पे बनेगा C पे ही। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, एक समान होगा, उसके आकार यानी B के बराबर ही उसका आकार नीचे को बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी बिल्कुल, पर उल्टी होगी, उल्टी दिशा में है। तो इस प्रकार स्थिति में इस प्रकार इमेज बनेगी। अब चौथी कंडीशन देख लेते हैं, जब क्या आता है, बिंब या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, यानी C तथा बीच के F के बीच में हो, तो अवतल दर्पण पर किस प्रकार इमेज बनती है ये देख लेते हैं। जब आपका C और F के बीच में है आपका A पॉइंट, ये यहाँ पे है आपका बिंब, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ से टकराएगा इधर को, यहाँ से इमेज जाएगी यहाँ पे, तो इसकी आकृति कहाँ बनेगी, सुदूर, यानी वक्रता से पीछे यहाँ बनेगी और इससे उल्टी बन रही है और थोड़ी सी बड़ी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र से परे होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, विवर्धित, यानी बड़ा, जिसमें लगता है आपको इससे बड़ा है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और इसका वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इस प्रकार जो इस कंडीशन में इमेज बनती है। पांचवी कंडीशन भी देख लेते हैं बच्चों, जब बिंब कहाँ है, फोकस पर हो,
यानी फोकस पॉइंट को और अवतल दर्पण द्वारा फिर बीम का निर्माण किस प्रकार होता है देखते हैं। ये आपका एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे आपकी बी, यहाँ पे इस पे बी है या ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ से टकराएगी किरण इधर को, यहाँ से टकरा के जाएगी वापस इधर को, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज जो है फिर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे बनेगी, दूर जाकर कोई पता नहीं कहाँ बनेगी, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, अत्यधिक विवर्धित, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जितने दूर जाता रहेगा उतने साइज बढ़ता रहेगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। उसके बाद बच्चों आता है आपका अगला है, यदि बीम जो है फोकस के ध्रुव पर हो, एफ तथा पी के बीच में होने वाली स्थिति पे हो, तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार जो इसकी इमेज का निर्माण होगा। मैं ये सारी आपको कंडीशनें 1 बाय 1 इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इन्हीं कंडीशनों पर आपको प्रश्न आ जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसे इमेज बनेगी, अगर ऐसा हो तो कैसे इमेज बनेगी। तो बच्चों आपको अवतल दर्पण के लिए ये सभी कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जब जो है ध्रुवों के बीच में होगा, यानी अवतल दर्पण जो एफ और ध्रुव पी के बीच में होगा, तो कैसे बनेगी देखिए, ये आपका बीच में है ए बी, ठीक है, ये एफ और ध्रुव के बीच में है, तो इसमें यहाँ से डाइवर्ट होगा और यहाँ से जाएगा, फिर उसकी इमेज जो है इसके पीछे बनेगी, ये वाली एनलार्ज बनेगी और उल्टी बनेगी। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे जैसे मैंने बताया यहाँ बनेगी। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी और सीधी होगी। आभासी, अब पीछे जो बनती है वह आभासी होता है और सीधा है, यानी ये दर्पण है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके पीछे जो बन रहा है एनलार्ज होके, ये आपका छोटा ऑब्जेक्ट है, ये बड़े वाली आभासी बन रही है और सीधी बन रही है। तो इस प्रकार जो है अवतल दर्पण द्वारा केवल इसी स्थिति में जब बिंब कहाँ हो, फोकल और ध्रुव के बीच में हो, उसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और आभासी बनता है, ठीक है। तो ये जो स्थितियाँ हमने पढ़ी, ये यहाँ पे दी हुई है, जो मैंने आपको बताई है, इसको आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में किस प्रकार जो है बनेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। किताब में भी दी है आपकी, ये मैंने आपको 1 बाय 1 सारी बता दी है। चलिए अब देखते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। चलिए अब अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में आदि में। तो ये आपने याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में। अब इनमें बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश की किरणों का समांतर बिंब प्राप्त होता है और जिससे रोशनी दूर तक जाती है। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने वाले नाई के दर्पणों में। जो आपके नाई दुकान होती है जहाँ बाल कटवाने जाते हैं, तो उनके दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग से चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब हमें पीछे दिखाई देता है तथा हजामत करने में सुविधा होती है। तीसरा उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर जो होते हैं ना, वो रोगी के दांतों को अंदर से देखने के लिए उसका बड़ा आकार देखते हैं, तो वो वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर भट्ठी में भी करते हैं। इससे क्या होता है, इस अवतल दर्पण का द्वारक भी बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें बड़ी मात्रा में एक जगह पर केंद्रित हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण के उपयोग। अब दूसरा आता है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, वो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का आपको पता है, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। बिंब के अनंत दूरी पर स्थिति में उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी जब उत्तल दर्पण पर बिंब जो है बड़ी अनंत स्थिति पे हो तो किस प्रकार बनेगा, चलो देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ पे बिंब का है, अब ये अनंत दूरी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ से, यहाँ से जाएगी इधर को, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी पोजीशन बनेगी फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगी फोकस पर इसकी इमेज। और दूसरा साइज होगा अत्यंत छोटा, जहाँ ये मिलेगी ना, जैसे ये इनको बढ़ाते हैं दोनों को हम, ये मिलेगी यहाँ पे, तो इसका साइज छोटा बनेगा और बिंदु के आकार का होगा। और प्रकृति की इसकी कैसी होगी, आभासी होगी और सीधी होगी। तो इस प्रकार जो है आपका जब बिंब अनंत बिंदु पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा इसका बिंब बनता है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम। जब बिंब जो है उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच हो, यानी इसके जो है ध्रुव और अनंत दूरी के बीच में स्थित हो, तो कैसे किस प्रकार जो है बिंब बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगी, यानी आपकी एफ और ध्रुव के बीच में इसकी स्थिति
बनेगी, ये आपका बनेगा यहाँ पे। तो इसका आकार, ये आपका बिंब है, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो ये बना आपका सी और पी के बीच में, ध्रुव और सी के बीच में, ये यहाँ बनेगा। तो लेकिन आकार कैसा होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और वास्तविक होगा, आभासी होगा, सॉरी, आकार छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो इस कंडीशन में भी हम समझिए। अगली कंडीशन, ये दो ही कंडीशन दिए यहाँ पे, तो दो ही पढ़ लेते हैं हम, जो मैंने आपको समझा दिए। अब देखते हैं हम बच्चों उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। जैसे हमने अवतल दर्पणों के उपयोग देखे, वैसे ही उत्तल दर्पणों के उपयोग भी हैं। चलिए पहला देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पाश्चात्य दृश्य दर्पणों यानी रियर व्यू मिरर में किया जाता है। जो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए लगे होते हैं ना मिरर, जैसे बाइक में आगे लगा होता है पीछे देखने के लिए, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये पीछे के दृश्यों को वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड में जो लगे होते हैं ना, वहाँ पे चालक आसानी से पिछले वाले वाहनों को देख सकता है और अपने आप उचित दूरी बनाकर अपने आप को सेफ रख सकता है। अब उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने वाले कारण इसकी दृष्टि क्षेत्र फैल जाता है तथा ये सीधा और सापेक्ष रूप से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण हमें वाहन जो है चालक उन्हें पीछे दूर आते वाहनों को आसानी से देख पाता है, जिसके वाहन चलाना सुविधाजनक हो जाता है। यानी जितने भी गाड़ी हैं, जैसे गाड़ी है, कार है, बाइक है, उनके आगे जो पीछे की तरफ देखने के लिए आगे लगे होते हैं मिरर, हम पिछले साइड का देख लेते हैं, वो मिरर होते हैं या दर्पण होते हैं, उनको बोलते हैं वो उत्तल दर्पण। नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर, जो बिल्कुल तीखा मोड़ हो, वहाँ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देख लेने के पश्चात ही विपरीत दिशा में आने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं। ये कहाँ होता है, ये जब आप बस पे जाएंगे तो ड्राइवर के दूसरी तरफ जो कंडक्टर सीट के आगे जो बस के मुंह पे एक मिरर लगा होता है, वो कहाँ देखता है, दूसरी तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट को। यानी आगे से तीखा मोड़ है और मोड़ पे आगे से वाहन आ रहा है, उसको देखने के लिए ड्राइवर के लिए वो लगाया जाता है, ताकि उसको देख के वो आसानी से गाड़ी का पता लगा सके। ये तो थे उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझाए होंगे। अब देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी, साइन, इसका बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर यानी साइन कन्वर्जेशन, साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसके ऊपर प्रश्न आता है। चलिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई है, जिसे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पणों का प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए नई कार्तीय परिपाटी का हम नियम क्या है, वो नियम देख लेते हैं। रूल्स, ये भी आता है प्रश्न की, व्हाट आर द रूल्स ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यानी न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। पहला नियम क्या है, बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण का बिंब प्रकाश वह बाईं ओर ही अपतित होगा। तो पहला हो गया, हमेशा बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा, मुख्य बिंदु से दाईं ओर जितनी भी होगी उनको हम प्लस माइनस अक्ष में अनुष्ट करेंगे, यानी मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी। जो मुख्य बिंदु से दाईं ओर की होगी दूरियां, उनको हम धनात्मक मानेंगे, जबकि बाईं ओर को हम ऋणात्मक मानेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नीचे की ओर, ऊपर की जो आपकी वाई अक्ष की होगी उसको हम धनात्मक मानेंगे, और नीचे की ओर होगी आपकी वाई अक्ष में, उसको हम ऋणात्मक मानेंगे। तो ये है आपकी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नियम। ये भी आपने याद रखने, इसके ऊपर प्रश्न आता है बच्चों, इसके साइन के नियम क्या क्या हैं, ये प्रश्न आता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है और समझना है। ठीक है, इसके बिना आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। चलिए, अब हम आज के टॉपिक के अंतिम भाग में पहुंच रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ये भी नियम है, ये हमने अभी कर लिया इसका, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 4 नियम है, ये हमने बता दिए। गोलीय दर्पणों के परावर्तन के चिन्ह की परिपाटी, इसको हम मैथमेटिकल देख लेते हैं। यहाँ से ये चिन्ह परिपाटी, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये गोलीय दर्पण है। इसके जो आपकी बाईं तरफ होंगे, ठीक है, और दाईं तरफ, जो दाईं तरफ की होंगी उनको हम बोलेंगे नेगेटिव, और जो बाईं तरफ की दूरी होंगी उनको हम पॉजिटिव, यानी ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। और ऊपर की तरफ होंगे वो होंगे आपकी क्या होंगी, धनात्मक,
और जो नीचे की तरफ होंगी उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक। तो इस प्रकार जो इसके जो आपकी अक्ष की दूरियां होती है उनका माप है ये। उसके बाद आता है आपका दर्पण सूत्र एवं आवर्धन क्या होता है। ये भी आपको बच्चों जरूरी समझना है। इसके ऊपर प्रश्न आता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मिरर या दर्पण सूत्र लिखिए। तो चलिए दर्पण सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी मान लीजिए u है और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो मुख्य फोकस की दूरी f है। तो इनके बीच में जो संबंध होगा उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो दर्पण सूत्र क्या हुआ 1/f या = 1/v + 1/u या 1/u + 1/u = 1/f। इसको हम किसी भी एंगल से लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र, जहाँ पे u क्या है ध्रुव से बिंब की दूरी है, ठीक है, इसे बिंब दूरी कहते हैं। दूसरा v क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद f क्या है ध्रुव से फोकस दूरी, इसको बोलते हैं हम फोकल डिस्टेंस। तो बिंब दूरी यानी u, प्रतिबिंब दूरी यानी v और फोकस दूरी यानी f, इनके बीच में जो संबंध है उसी संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या हुई, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं और इसको लिखा जाता है इस तरह से। तो ये था आपका दर्पण सूत्र जो आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन व सापेक्षित विस्तार है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, आवर्धित है। तो आवर्धन को अंग्रेजी भाषा के m अक्षर से यानी मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है। तो m क्या होगा, बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो m यानी मैग्निफिकेशन होती है आपकी बिंब की ऊंचाई अनुपात रेशो प्रतिबिंब की ऊंचाई। जैसे m = हाइट ऑफ इमेज h, दूसरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, यानी m हुआ आपका h1/h। तो m क्या हुआ, m आपका आवर्धन है, बिंब की दूरी हुई आपकी u, प्रतिबिंब की दूरी हुई v। तो आवर्धन क्या हुआ h1/h यानी -v/u। तो इस प्रकार जो है इस समीकरण से हम यह दिखा सकते हैं कि ये दो मान ज्ञात करते रहने पर तीसरे मान की गणना की जा सकती है, यानी हमें m की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो ये हुआ आपका आवर्धन। तो बच्चों आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमने आज के टॉपिक में सीखा मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर थोड़ी दिक्कत आई होगी समझने में तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड करके दोबारा चला सकते हैं, जहाँ दिक्कत है वहाँ पे रोक के दोबारा समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो के अंत में अब हम चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ, जिससे हमें पता चलेगा कि आज का टॉपिक हमें कितना समझ आया। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक, ध्यान से देखिए। इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताएं। उत्तल दर्पण के उपयोग बताने हैं आपने। दूसरा दर्पण सूत्र क्या है इसको लिखना है। दर्पण सूत्र की परिभाषा बतानी है और लिखना भी है। तो ये दो आपके आज के कार्यपत्रक में प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर आप दे पाएंगे तभी जब आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।